तो बच्चों जैसे तैसे आप पहुंच चुके हैं इम्परफेक्ट बायोलॉजी में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई भसन मचाए। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में सब कुछ देखेंगे और सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। जो फैक्चुअल थिंग्स हैं उनको देखेंगे, जो हम नहीं जानते उनके बारे में जानेंगे और एक्सप्लोर करेंगे बायोलॉजी की दुनिया को। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई भसन मचाए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो माउथ से होता है और एंड कहाँ पे होता है? एनस में होता है, ठीक है। तो माउथ से जो एनस का रास्ता है, माउथ टू एनस, ओके, ठीक है। तो इसका लगभग 9 to 10 मीटर अप्रॉक्स, ओके। इट डिफर फ्रॉम पीपल टू पर्सन बट इन एवरेज एडल्ट इट इज 10 मीटर। गट और द एलिमेंट्री कैनाल और इसको बोलते हैं हम गट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है माउथ से एनस तक का जो रास्ता है जिसमें डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन होता है, तो उस सब के रास्ते में मतलब उसको पूरा 9 से 10 मीटर का लेंथ होती है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं माउथ को। माउथ जो है वो है एक, माउथ मतलब ये सामने का पोर्शन। माउथ इज अ ट्रांसवर्सल स्लिट, ओके। ट्रांसवर्सल मतलब ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल स्लिट मतलब छेद। तो माउथ इज अ ट्रांसवर्सल स्लिट विच इज बाउंडेड बाय 2 मस्कुलर स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज लिप्स। होठों से कवर्ड होता है। तो ये जो ओपनिंग है उसको बस हम माउथ बोलते हैं। मतलब ये नाक है, फिर उसके नीचे का ये जो ओपनिंग है, ये तो ये जो ओपनिंग है उसको बस हम माउथ बोलेंगे। अंदर का जो खाली पोर्शन है उसको हम माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं। सो हियर इट इज, यहाँ पे होठों से बाउंडेड होता है। अब होठ बोल दे तो फिर ये मत बोलना कि भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा। यहाँ पे आशिकी नहीं लड़ानी, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बायोलॉजी पढ़नी है। तो कंट्रोल योर इमोशन, ओके। तो ये जो है माउथ है वो बोल सकते हैं ट्रांसवर्सल स्लिट विच इज बाउंडेड बाय 2 मस्कुलर स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज लिप्स, ओके। एंड इट opens into the oral cavity. ओरल कैविटी मतलब खाली स्पेस बायोलॉजी के लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, माउथ कैविटी में होता क्या क्या है। माउथ कैविटी को देख लेते हैं। तो ये है माउथ कैविटी, ऐसा नहीं है, यहाँ से ऐसे नसल पैसेज गया है, नसल कैविटी है ये। वो सेपरेट होता है किससे? एक बोन की प्लेट से। फिर नीचे जो है ये वाला पोर्शन है, ये होती है अपनी माउथ कैविटी, ठीक है। फिर दोनों एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले माउथ कैविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माउथ कैविटी में होता क्या क्या है अपने पास, जो होती हैं उसको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। जो डाइजेशन में है रोल प्ले करते हैं उनको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। जैसे टीथ हो गया, दांत, फिर टंग, ओके, एंड देयर इज सैलिवरी ग्लैंड, तो 3 चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। माउथ में यही 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टीथ को। और टीथ का जो है डिटेल स्ट्रक्चर मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मेरे दूसरे वीडियोस में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा बाहर हो जाता है हमारे डाइजेशन के जो एक्सप्लेनेशन है उससे, ठीक है। तो टीथ हम देख लेते हैं। टीथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के होते हैं अपने माउथ में, ठीक है। 32 टीथ्स आर देयर इन एवरेज एडल्ट। टीथ का हम फंक्शन बताते हैं, उनका जो है बेसिक्स तो आप भी जानते होंगे। तो टीथ का जो फंक्शन है वो है मास्टिकेशन में हेल्प करना इसका, ठीक है। तो मास्टिकेशन क्या होता है कि मास्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मास्टिकेशन मतलब मैकेनिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। मैकेनिकल मतलब ये जो है ऐसा फूड है ये, तो ये जो है 2-3 पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। मैकेनिकल मतलब फिजिकली,
और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज ऑब्वियसली नोन एज डाइजेशन। ओके, तो टीथ का हो गया यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बस करता है, ठीक है, कुछ बस इतना ही हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं टंग को। तो टंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, टीथ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सैलिवरी ग्लैंड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, किसी को ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं बोल सकते। तो ये जो है अपना टंग का देख लेते हैं। तो टंग जो है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मसल है अपने बॉडी का, दिस मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल इनसाइड आवर बॉडी। ओके, और टूथ जो है वो सबसे, उसमें जो इनामल की लेयर होती है वो सबसे हार्ड होती है, तो ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल मसल है, ठीक है। इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सभी देखे हैं अपनी अपनी जबान को। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ उभरे हुए छोटे छोटे ऐसे बड्स होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये जो बड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट बड्स, जो कि फूड जब एंट्री करता है, ठीक है, फूड जब एंट्री करेगा माउथ में तो फिर ये जो है इनका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। फूड का जो टेस्ट है वो यही टेस्ट बड्स लेते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं वही लेते हैं इनका टेस्ट बड्स। और कुछ में तो ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेस्ट बड्स ऐसे होते हैं कि खाल नोचले, जैसे अपना टाइगर हो गया, उसमें जो टेस्ट बड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे खाल नोचलेंगे आदमी की, अगर एक बार ऐसे जीभ चला दिया तो हमारे छोटे छोटे हैं इसे। तो ये जो है ये अपने टेस्ट लेने में हेल्प करते हैं, कोई भी फूड का यही टेस्ट लेते हैं। अगर ये जल जाते हैं कई बार तो फिर हम टेस्ट नहीं ले पाते, कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वगैरह पीते होगे तो पता होगा। और फिर इसकी और एक ख़ास बात है कि कई बार हमको बोला जाता है कि टंग के कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन किया गया है कि ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये किसी पर्टिकुलर टेस्ट को टेस्ट करेगा करके, मतलब किसी पर्टिकुलर टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा करके। लेकिन कई अभी के जो रिसर्च हैं वो बता रही हैं, कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, क्योंकि पूरा टंग जो है वो पूरा कैपेबल होता है किसके, सभी टेस्ट्स को, ऑल टेस्ट को, सभी फूड्स को टेस्ट करने के लिए ये कैपेबल होता है, हर एक रीज़न। यहाँ पे अगर तो ये है अभी कुछ बातें, तो ये सब झगड़ों पे हम नहीं पड़ेंगे, हम जो है हम देख लेते हैं जो हमें क्लियर है उसके बारे में। और फिर एक और ख़ास बात है टंग की कि टेस्ट बड्स फूड के टेस्ट लेने में, कि जब तक ये फूड पार्टिकल्स है, जब तक ये सलाइवा के कांटेक्ट में आता, सलाइवा वाटरी सब्सटेंस इनसाइड द माउथ, तो ये जो है सलाइवा मान के चलो, ठीक है। तो जब तक इस सलाइवा के कांटेक्ट में नहीं आ जाता, ये फूड पार्टिकल है, तो जब तक ये फूड पार्टिकल सलाइवा के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, ये भी एक बात है, ठीक है। तो और एक बात है कि ये जो टेस्ट बड्स हैं, ये जो टेस्ट बड्स दिख रहे हैं, अनलाइक जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सब में यूनिक होते हैं फिंगरप्रिंट्स, सब में यूनिक होते हैं फिंगरप्रिंट्स, वैसे ही यहाँ पे जो टेस्ट बड्स हैं वो हर एक आदमी का यूनिक होगा, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है वो हर एक आदमी का यूनिक होगा और ये किसी भी दूसरे आदमी से मैच नहीं करेगा, ये एक स्पेसिफिक बात है इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए अब चलते हैं हम सैलिवरी ग्लैंड्स की ओर। सैलिवरी ग्लैंड्स वो है जो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, वाटरी सब्सटेंस इनसाइड द माउथ, विच इज़ वेरी एसेंशियल, हर कोई एसेंशियल है, हर चीज़। तो यहाँ पे हम सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है, हम उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम तीन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर्स, हम उनके नाम लिख लेते हैं और उनकी फंक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है पैरोटिड, पहला पेयर का नाम है पैरोटिड, ठीक है। द सेकेंड वन इज दैट सबलिंगुअल, ओके, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज सबमैंडिबुलर। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इनको। पैरोटिड जो है बच्चों वो जस्ट यहाँ पे मान के चलो ये कान है आपके, तो कान के जस्ट नीचे होता है ये ऐसे, यहाँ पे होगा पैरोटिड का लोकेशन, ठीक है। और ये जो है ये दोनों साइड में होता है, मतलब पेयर होते हैं इसके, पैरोटिड का एक पेयर होगा। और ये जो है
हम देख लेते हैं इसके डक्ट्स को हम, इसके डक्ट्स जो होते हैं, मतलब ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, जिसके जो डक्ट के थ्रू इसको पास करते हैं सलाइवा को, ठीक है, जो अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू जाते हैं। तो ये जो है ये इसका डक्ट कहलाता है, इसका डक्ट जो है वो कहलाता है वार्टन्स डक्ट। ओके, और सबलिंगुअल ये जो है वो बिलो द टंग होता है, बिलो टंग। तो ये जो है जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है और हर एक के दो पेयर, मतलब एक पेयर होते हैं, दो क्वांटिटी में होते हैं, ये दो होगा, ये दो होगा, ये दो होगा, एक पेयर के मतलब, ठीक है। और ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर ये जो है ये सब मैंडिबुलर, उसका लोकेशन देख लेते हैं। सब मैंडिबुलर जो है वो, मैंडिबुलर मतलब अगर आप जानते होगे तो मैंडिबुलर मतलब होता है लोअर जॉ, ठीक है। तो ये जो है सब मैंडिबुलर, उसको वो जो है वो लोअर जॉ के नीचे होता है, बिलो द जॉ, ठीक है। बिलो द जॉ देयर आर टू पेयर्स, वन पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अब इनके सिक्रीशंस देख लेते हैं। ये जो है ये लगभग 20% सिक्रीट करता है, ये जो है वो लगभग 68% करता है, और ये जो है 5 से लगभग 8% तक। लेकिन ये जो है ये यहाँ पे जो डाटा दिया गया है कि सलाइवा कितने हद तक सिक्रीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये नॉन स्टिमुलेटिंग स्टेज में है। नॉन स्टिमुलेटिंग स्टेज मतलब जहाँ पे हमारे पास फूड नहीं है अंदर में, ठीक है, माउथ के अंदर में अभी तक फूड पहुँचा नहीं है, और अभी तक हम डाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं किए हैं, मतलब फूड में जो है सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फूड हमारे माउथ में नहीं गया है, तो उस स्टेज में यहाँ पे 5 से ये जो है ये डेटा ये देते हैं, मतलब ये जो डेटा है वो करेक्ट है। लेकिन जब स्टिमुलेटिंग स्टेज आता है, स्टिमुलेटिंग स्टेज मतलब जब माउथ के अंदर व्हेनेवर फूड गोज इनटू द माउथ, ठीक है, तो माउथ के अंदर जब फूड जाएगा तो फिर ये जो है ये डेटा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अकेले 50% या फिर 50% से अबव, ठीक है, ये जो 50% से ज़्यादा जो पैरोटिड है वो अकेले करने लग जाता है, अकेले सिक्रीट करने लग जाता है। वो सबलिंगुअल का जो डक्ट होता है उसको रिवीनस डक्ट बोलते हैं। रिवीनस डक्ट बोलते हैं सबलिंगुअल के, उसको सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं उसको रिवीनस डक्ट बोलते हैं, और ये जो है इसको स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, स्टेंसन्स डक्ट। ओके, तो यहाँ तक मुझे लग रहा होगा कि क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। सलाइवा का फंक्शन देख लेते हैं। तो सलाइवा जो है, सलाइवा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सलाइवा का कंपोजिशन सबसे पहले देख लेते हैं। कंपोजिशन बहुत जरूरी है। सलाइवा जो है वो लगभग सुसु जैसा उसका कंपोजिशन होता है, 95%, 2.5% एंड 2.5%। ओके, तो जहाँ पे हम जानते हैं थोड़ा सा इधर उधर की बातें करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जानने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। 95% हम यूरिन में देखें तो 95% वाटर होता है, ठीक है, इन यूरिन, ह्यूमन के यूरिन में, ठीक है, 95% वाटर होता है। फिर उसका 2.5% जो उसका मेजर कंपोनेंट है यूरिया होता है, ओके, एंड 2.5% एवरी अदर मटेरियल, अदर वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। सलाइवा का जो कंपोजिशन 95% वाटर, H2O, ठीक है। 2.5% यहाँ पे होता है क्या, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम और टायलिन। हम इसको शॉर्ट फॉर्म इस जो एंजाइम है उसका दूसरा नाम है टायलिन, ठीक है। और एंजाइम्स के बारे में अगर नहीं जानते होगे तो देख लो इधर उधर से, ठीक है, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। और ये जो है 2.5%, इसके बाद आता है अपना एवरी अदर मटेरियल। तो सिमिलरली लाइक यूरिन देयर इज सलाइवा। ओके, तो सलाइवा का हम फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या करता है सलाइवा। सलाइवा जो है वो सबसे पहले स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ये केमिकल ब्रेकडाउन करता है सबसे पहले, ठीक है। ये जो है मान के चलो, ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट कोई भी टाइप का शुगर या फिर सेलुलोज भी हो गया, वो भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। वो लोग जो है वो लंबे लंबे चेन्स होते हैं ऐसे,
ठीक है, कुछ बेसिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं और फिर लंबे चेन हो जाते हैं, ठीक है। और उसी को जो है ये सलाइवा है, उसका एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज, वो जो है वो इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। तो यहाँ पे बस इसके स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट या फिर जो अपना सेलुलोज है उसमें बस कॉम्प्लेक्सिटी बस डिफर करता है। मतलब कि यहाँ पे मान के चलो 5 मॉलिक्यूल्स है स्टार्च में, तो कार्बोहाइड्रेट मतलब सेलुलोज में 12 मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बेसिक मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स है जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं उनके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है ये। फिर सलाइवा में एक और ख़ास बात होती है, उसका जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है टायलिन, ठीक है, उसका जो pH होता है वो 6.8 होता है, ओके। और फिर दूसरी बात डिस्कस कर लेते हैं, इसमें जो होता है लाइजोजाइम होता है, लाइजोजाइम मतलब होता है एक टाइप का फ्लूइड, एक टाइप का जो एंजाइम या फिर कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये जो है ये हेल्प करता है, एक टाइप का लिक्विड है ये जो कि सलाइवा में मिला होता है, और ये जो है टीयर्स में भी होता है, आंसू में, मतलब जो ह्यूमन के आंखों में जो पानी होता है उसमें भी होता है। क्यों, ये जो लिक्विड है उसका काम ये है कि ये है वो बैक्टीरियल ग्रोथ से, मतलब बैक्टीरिया से रेजिस्ट करता है ये जो एंजाइम है वो लाइसोजाइम, ओके, ठीक है। तो चलते हैं आगे। सलाइवा जो है वो बहुत हेल्प करता है किसमें, फूड को एनगल्फ करने के लिए, क्योंकि वो फूड को थोड़ा सा सेमी सॉलिड अगर लेंगे तो सेमी सॉलिड बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं माउथ के बाद का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हुआ, ये ओरल कैविटी है, मान के चलो ये ओरल कैविटी है, ये नसल पैसेज है, ये वाला नसल पैसेज है, बीच में प्लेट है, और उसके बाद यहाँ पे आता है दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन क्या। फिर आगे अगर चले तो फिर यहाँ पे ये जो होता है ये बच्चों होता है फेरिंग्स, बोलते हैं इसको फेरिंग्स, ओके। तो ये जो फेरिंग्स है वो दोनों का कॉमन पैसेज होता है, माउथ का भी और नोज का भी, ठीक है। जो यहाँ से नसल पैसेज का भी कॉमन पैसेज होगा बाद में जाने के लिए, और फिर माउथ का भी कॉमन पैसेज होगा। फिर यहाँ से आगे जाने से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे नसल पैसेज के जो नीचे वाला होता है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, नेजो, एंड हियर इट इज लाइक ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स, ओरो, ठीक है, ओरोफेरिंग्स एंड नेजोफेरिंग्स, ओके। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज है, ठीक है। तो आगे का रास्ता जो है वो तय करता है कैसे, यहाँ से अब आ गया, दोनों कॉमन पैसेज हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सामने में आ जाता है, यहाँ पे माउथ है, ठीक है, तो यहाँ पे सामने में आ जाता है अपना क्या, अपना ट्रैकिया आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से यहीं से ऐसे ये जो है ये थोड़ा सा ऐसा होता है, कुछ दोनों जुड़े हुए होते हैं, ट्रैकिया से ओसोफेगस, ओके, दोनों जुड़े हुए होते हैं कुछ हद तक, ओके, ये है जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अब होता यह है यहाँ पे कि ये जो ट्रैकिया है यहाँ से अंदर होगा, यहाँ पे एपिग्लॉटिस नामक एक स्लीड होती है जो कि दोनों के उसको बचाती है, मतलब अगर सांस ले रहे हैं तो फिर ये जो है इधर आ जाएगी, ठीक है। अगर हम फूड पार्टिकल एंटर कर रहे हैं तो ये जो है ये एपिग्लॉटिस वो इधर आ जाएगा, एक फ्लैप लाइक मस्कुलर फ्लैप होता है ऐसे जो बंद हो जाता है इधर, ऐसे यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब तो ये जो है एपिग्लॉटिस ऐसा वर्क करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया वो एयर पाइप है, लेकिन इसका भी कुछ हद तक रोल होता है। यहाँ पे ट्रैकिया में जो होते हैं यहाँ पे सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि ये माउथ है, इधर से माउथ की ओपनिंग है, तो यहाँ से हम फेरिंग्स के बाद देखें तो फिर यहाँ पे सी शेप्ड होता है। यहाँ पे कार्टिलेज की रिंग इसलिए होती है ताकि ये जो है वो रेजिस्ट कर सके किसको, जब बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर, मतलब बहुत जब हम छींकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। एयर जो है लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलता है, 160 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन। और उसमें अगर ये बच्चा मतलब कुछ नहीं किया रहेगा तो फिर ये फट जाएगा। इसीलिए इसमें लिगामेंट की सी शेप्ड रिंग्स होती हैं। लेकिन सी शेप्ड क्यों होती हैं, होना था तो इसको पूरा होना था, आधा अधूरा क्यों है, ठीक है, कुछ चीज़ें
जैसे हम क्यों होती हैं करके देख लेते हैं क्यों होती हैं। क्योंकि ये जो है यहाँ से जब फूड इंटर करेगा, ठीक है, यहाँ से जब फूड इंटर करेगा तो ऑसोफेगस को थोड़ा सा जगह चाहिए, जगह चाहिए किसके लिए, किसके लिए, यहाँ से फूड को एंट्री के लिए। अगर फूड की एंट्री के लिए ऑसोफेगस को थोड़ा जगह चाहिए, तो इसीलिए जो है यहाँ पे अगर सी शेप्ड होता है तो ये जो है ये वाला पोर्शन है ये सी शेप्ड है, और यहाँ पे जो है मस्कुलर है, तो फिर यहाँ पे अगर ऑसोफेगस अटैच्ड है तो फिर यहाँ पे ये फूड पार्टिकल आ रहा है, तो ये ऑसोफेगस थोड़ा सा एक्सपैंड हो सकता है इधर, और ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है ये मस्कुलर मतलब सी शेप्ड होता है इसमें कार्टिलेज। अगर पूरे कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता, अगर कंप्लीट कार्टिलेज होता तो फिर ये जो है फूड के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे ऑसोफेगस में अटक जाए। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो ऑसोफेगस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। ऑसोफेगस जो है वो इकलौता ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम में इकलौता ऐसा पार्ट है, इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता ड्यूरिंग डाइजेशन। ओके, तो यहाँ से जस्ट फूड को जो है वो कहाँ तक जाना है, स्टमक तक जाना है, इसका बस इतना ही काम है और कुछ काम नहीं बेचारे का। ऑसोफेगस का हम देख लेते हैं। ऑसोफेगस फूड का नेक्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ से माउथ से एंट्री हुआ, फिर ऑसोफेगस में आएगा। ऑसोफेगस और एसोफेगस भी बोल सकते हैं, ये ओ नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। ओके, और ये जो होता है इसकी हम लेंथ और ब्रेथ देख लेते हैं, इसका ब्रेथ देख लेते हैं। तो ये जो है 2.5 सेंटीमीटर लगभग इसका वो होता है डायमीटर, ओके, सर्कुलर। और ये जो है इसका 20 से 25 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ होता है। ओके, ये है ऑसोफेगस, यहाँ पे देख सकते हो आप एक। तो ऑसोफेगस के बाद फूड जाता है कहाँ पे, स्टमक में जाता है ऑब्वियसली। ऑसोफेगस यहाँ पे ख़त्म हो गया मान के चलो, फिर यहाँ पे स्टमक आ गया अपना, ये छोटा सा, नहीं इतना छोटा सा नहीं होता, हम ऐसे ही डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे स्पिंक्टर होता है, स्पिंक्टर मतलब हर एक जॉइंट पे मिलेगा। स्टमक के बाद भी यहाँ पे एक स्पिंक्टर मिलेगा। ये यहाँ से अगर स्मॉल इंटेस्टाइन जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी एक स्पिंक्टर मिलेगा, मतलब हर एक ऑर्गन के खत्म होने के बाद और एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे स्पिंक्टर मिलता है, ठीक है। और तो उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। स्पिंक्टर जो है वो कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड मटेरियल। ओके, ये एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है किसके बीच में इसको ऑसोफेजल स्पिंक्टर बोलते हैं, ऑसोफेजल, ठीक है, ऑसोफेजल स्पिंक्टर बोलते हैं इसको। तो ये जो है ऑसोफेगस और स्टमक के बीच में एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है फूड का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद स्टमक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है, उसके लेबल्स को देख लेते हैं क्या क्या होते हैं उसमें। स्टमक में जो है सबसे पहला जो पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन देख लेते हैं हम, ये वाला पोर्शन छोटा सा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फंडस। ओके, यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला जो बड़ा होता है वो उसको बोलते हैं बॉडी। एंड द लास्ट वन ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पाइलोरस। ओके, यहाँ पे जो स्पिंक्टर होता है उसको पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं, जो कि डुओडेनम और स्टमक के बीच में ये जो पोर्शन है उसको डुओडेनम बोलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन टू द स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको जो हम डुओडेनम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टमक की एक्टिविटी को देख लेते हैं, क्या होता है ये, क्या करता है ये तो हो गया। स्टमक जो है सी शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, सी शेप्ड और जे शेप्ड बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो लगभग 1 से 1.5 लीटर के बीच में होती है, लेकिन तब भी कई लोग ज्यादती करते हैं, गर्दन के आते तक खाते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी है आपकी, फैसला है आपका। तो यहाँ पे जो है 1.5 लीटर इसका वो हो गया, स्टोरेज हो गया। फिर ये जो है इसमें कुछ यहाँ पे इसके जो वॉल्स होते हैं उसमें ग्लैंड्स होते हैं,
ग्लैंड्स होते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर मतलब एक अकेला सेल जो है एक ग्लैंड के टाइप का काम करेगा। ओके, हियर इट इज। तो ये जो है ये सीक्रेट करेगा यहाँ से कुछ, और एक अकेला सेल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ इसकी जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, उसमें यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, दोज आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ये जो है सब कुछ सीक्रेट करता है, जैसे कि अपना हो गया क्या बोलते हैं, पेप्सिन हार्मोन है, ठीक है। फिर म्यूकस, म्यूकस जो सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं हम गॉबलेट सेल। यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या क्या कौन कौन सीक्रेट करता है स्टमक में। स्टमक का थोड़ा सा साइड में ले जाते हैं हम, थोड़ी सी हौच पौच हो जाएगी वरना। ओके, स्टमक ये है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या होता है किसमें, स्टमक में जो म्यूकस होता है, म्यूकस यहाँ के अंदर की सरफेस में यहाँ पे अप्लाइड होता है, ठीक है, म्यूकस। ओके, तो ये जो म्यूकस है वो किस चीज़ से बचाता है इसको, कि यहाँ पे हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो सीक्रेट होता है स्टमक में, लेकिन HCl इतना पावरफुल होता है कि ये जो है रेजर ब्लेड या फिर कोई मेटल के पीस को भी ये जो है ये गला सकता है, मतलब डिजॉल्व कर सकता है। इतना 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 पावरफुल होता है HCl जो हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है। लेकिन हमारे स्टमक को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो है इनएक्टिव लेयर होती है किसकी, म्यूकस की। और ये जो म्यूकस है वो हर 14 डेज में रिप्लेस होता है। ओके, एवरी 14 डेज। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर रिप्लेस नहीं होगा, तो फिर ये जो है HCl जो है वो हमारे खुद के स्टमक को डाइजेस्ट करने लग जाएगा। सो एवरीथिंग इज मेड परफेक्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं 14th, हाँ म्यूकस में थे हम। तो म्यूकस जो सेल सीक्रेट करता है उसको बोलते हैं हम गॉबलेट सेल। ओके, गॉबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कुछ और चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्शन देख लेते हैं इसका। पेप्सिन हार्मोन के बारे में सुना होगा, लेकिन एक्चुअली ये जो होता है ये पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन। ओके, पेप्सिनोजेन। तो ये पेप्सिनोजेन है उसका फंक्शन क्या है कि ये है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स स्टमक में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वही सब ये जितने भी चीज़ हैं उसको सीक्रेट करते हैं। जो पेप्सिन है, पेप्सिन हार्मोन कैसे मिलके, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है। ओके, प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो है आते ही अंदर आएगा, यहाँ पे फूड पार्टिकल जो है अंदर आएगा, जो भी फूड है वो। उसके बाद सबसे पहले जो एक्शन होगा वो HCl का होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा। कैसे कि वो जो है सबसे पहले यहाँ पे इसको एसिडिक बना देगा, और यहाँ पे जो सलाइवा था, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम था सलाइवा में, उसको इनएक्टिव कर देगा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और उसके बाद ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम बनाता है किसके लिए, पेप्सिनोजेन के लिए, कि वो आए और इसके साथ मिक्स हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फिर बनाए हार्मोन पेप्सिन। ओके, क्योंकि पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिव होता है, वो कुछ नहीं कर सकता अकेले बिना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो ये जब स्टमक में रिलीज होगा तो तब जो है ये जब स्टमक में रिलीज होगा तब जाके ये एक्टिव होगा HCl के कांटेक्ट में आने के बाद। ओके, और प्रोटीन को फिर डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर HCl देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया से और कुछ माइक्रोब से बचाता है, उसकी जो पावर है उसके चलते कुछ हद तक बचा सकता है हमको, और फूड पार्टिकल्स को एसिडिक बनाता है ताकि उसमें पेप्सिनोजेन जो है वो एक्ट कर सके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सीक्रेट किया जाता है पैरिएटल सेल के द्वारा, पैरिएटल सेल्स। ओके, तो ये जो सेल्स हैं वो जो हैं वो, और ऑक्सेंटिक सेल्स, तो ये जो काइंड ऑफ सेल्स हैं वो जो है वो HCl को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे बॉडी में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से जो है वो बहुत सारा देख लिए हम, अब स्टमक से आगे बढ़ते हैं।
स्टमक में जो होता है पेप्सिन जो है, पेप्सिन हार्मोन जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टॉन्स में। ओके, तो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है। पेप्टॉन्स मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन के बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे चेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स हैं, मोनोमर्स हैं। तो ये जो है ये कुछ प्रोटीन से सिंपलर फॉर्म, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि ये एक मोनोमर बन जाए, मतलब ये एक छोटा सा पोर्शन बन जाए, नहीं। एमिनो एसिड होते हैं इनके मोनोमर्स, ठीक है। तो ये जो है इनके मोनोमर बन जाए, इतना भी छोटा नहीं होता है, ये कुछ सर्टन चेन्स, ठीक है, कुछ जो जितना प्रोटीन था उस छोटा फॉर्म में वो टूट चुका है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं टूटा कि मोनोमर्स बन जाए, एमिनो एसिड बन जाए। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है उसको बोलते हैं पेप्टॉन्स प्रोटीन के, ठीक है। तो कुछ हद तक प्रोटीन को ये पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है और कुछ हद तक को प्रोटीन ही रहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल ही गया, दैट इज द पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस जो है वो एक मोमेंट है, कहाँ से शुरू होता है? हमारे एसोफेगस से शुरू होता है, फिर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में चलता है वो। पेरिस्टालसिस मतलब एक मोमेंट है, ऐसे जो वॉल्स हैं हमारे गट के, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल्स हैं ऐसे ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ताकि जो फूड है वो फर्दर मतलब आगे बढ़ सके, ठीक है। उसके फर्दर प्रोसीजर के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको पेरिस्टालसिस फिनोमेना को बोलते हैं, और जो मोमेंट है उसको पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं। तो बच्चों, स्टमक के बाद आता है डुओडेनम। तो ये है, मान के चलो अपना स्टमक, और उसके बाद ऐसे करके ये सी शेप में ऐसा डुओडेनम होगा, ठीक है। तो डुओडेनम जो है सबसे पहले स्टार्टिंग है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो कि स्टमक के बाद शुरू होता है, ओके। और ये जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद शुरू होता है, ठीक है। डुओडेनम के यहाँ पे जो है, यहाँ पे होता है अपना पैनक्रियास, ओके, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे होती है अपनी लीवर, ओके। ये हो गया गैल ब्लैडर, तो हम इसको लेबल कर लेते हैं, पैनक्रियास है, ये जो है डुओडेनम है, ठीक है। तो यहाँ से जब फूड मटेरियल यहाँ से आता है, ओके, यहाँ पे जो आता है फूड मटेरियल यहाँ से, ठीक है। फूड मटेरियल जब यहाँ पे आएगा, तो ये जो फूड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम चाइम, ओके। जब स्टमक से के प्रोसीजर के बाद जब फूड आगे बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम चाइम, ठीक है, नॉट काइम, इट इज प्रोनाउंस्ड एज चाइम। तो जब चाइम आता है तो उसका पीएच जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसका पीएच जो है वो 3 to 4 हो जाता है, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो है जब ये पीएच आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये आता है इधर, ठीक है, तब जो है ये डुओडेनम के जो वॉल्स होते हैं, डुओडेनम के जो वॉल्स होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम डुओडेनम के यहाँ पे जो वॉल्स हैं, यहाँ पे ये, तो यहाँ पे जो होते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं एस सेल्स, ओके, जो कि एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसका नाम है सिक्रेटिन। और ये जो सिक्रेटिन है वो जाके पैनक्रियास को फोर्स करता है, कंपेल करता है कि तुम्हें जो है वो एल्कलाइन बाइकार्बोनेट, एल्कलाइन मतलब जो वो ग्रुप सोडियम मैग्नीशियम वाला जो ग्रुप होता है उसको, सेकंड ग्रुप, ठीक है। तो वो जो होता है उसके जो सॉल्ट्स हैं वो रिलीज करना है करके ये पैनक्रियास को फोर्स करता है सिक्रेटिन, ओके। तो ये जो है सिक्रेटिन, इसीलिए अब यहाँ पे 3 to 4 pH मेंटेन हुआ, फिर 3 to 4 pH जो है वो यहाँ पे आएगा, और फर्दर प्रोसीजर के लिए इसको जो है न्यूट्रलाइज होना पड़ेगा। तो ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है वो पैनक्रियास को कंपेल करता है कि तुम्हें जो है सिक्रीट करना है क्या, एल्कलाइन बाइकार्बोनेट, ओके। और यहाँ से भी कुछ ऐसे ही एल्कलाइन बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, कहाँ से, पैनक्रियास से भी। लेकिन ये जो पैनक्रियास हैं दोनों में शायद कुछ डिफरेंस होता होगा। एंड पैनक्रियास का जो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं, डुओडेनम के बारे में ही देख लेते हैं, फिर पैनक्रियास और ये लीवर दोनों के बारे में देखेंगे। तो ये जो
ये जो डुओडेनम है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये सबसे पहला स्टेज है किसका स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका लिटरल मीनिंग होता है 12 फिंगर ब्रेथ, मतलब 12 उंगलियों के छोटे छोटे, शायद यही मतलब 12 फिंगर ब्रेथ इसका मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग। जो इसका डुओडेनम मतलब है वो, ठीक है, लैटिन ग्रीक कोई वर्ड से ड्राइव किए होंगे इसको। और ये हो गया, यहीं पे जो है ये लीवर और पैनक्रियास का जो सिक्रेशन है वो यहीं पे रिलीज होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हम एक छोटा सा गंदा सा भद्दा सा डायग्राम बना चुके हैं यहाँ पे। और ये जो है ये लीवर है, ठीक है, ये जो है ये गैल ब्लैडर है, यहाँ पे स्टमक था, स्टमक को हम वैनिश कर दें क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। और ये पैनक्रियाज है ऑब्वियसली, ओके। तो यहाँ पे जो है लीवर जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्ट रिलीज करता है। सॉल्ट रिलीज करेगा तो वो जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स मतलब ऐसे नहीं नमक NaCl, वो नहीं है, वो टेबल सॉल्ट होता है। सॉल्ट्स मतलब जो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो हमको कंपाउंड मिलते हैं उसको हम सॉल्ट्स बोलते हैं। तो वो जो सॉल्ट्स हैं ये भी ये बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ये भी रिलीज करता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता होगा एज कम्पेयर टू पैनक्रियास, क्योंकि ये जो है इसके जो सॉल्ट्स होते हैं वो जो है वो इमल्सिफिकेशन के काम आते हैं। किसके? फैट के। इसका जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट वो जो है वो इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। इमल्सिफिकेशन करता है किसका? फैट मॉलिक्यूल का, ओके। और ये जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के बहुत सारे काम है, पैनक्रियाज और इसके भी बहुत सारे काम है, ठीक है। लीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है, लेकिन हम पैनक्रियाज को देख लेते हैं क्या है एक्चुअली पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियास का जो फंक्शन है वो डाइजेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे कि ये जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसे? एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस, और एक्सोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहले एंजाइम्स रिलीज करता है इसमें डुओडेनम में, ठीक है। वो कोई हार्मोन नहीं है, एंजाइम है, ठीक है। और एंडोक्राइन जो है, एंडोक्राइन कैसे है ये? क्योंकि ये जो है सुने होंगे कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दो हार्मोन्स ये रिलीज करता है, ठीक है। अगर हम थोड़े उसमें जाए तो ज़्यादा डिटेल में जाए तो, ठीक है। इंसुलिन जो है वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है। ये भी कंट्रोल में करता है, लेकिन दोनों के डिफरेंट टाइप के कंट्रोलिंग है, ठीक है। कैसे है? क्योंकि ग्लूकागॉन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया, ओके, हाइपोग्लाइसेमिया CAEMIA, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिया से बचाता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, उस फिनोमिना को बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो उससे ये ग्लूकागॉन बचाता है। और हाइपरग्लाइसेमिया, दैट इज हाइपर, ओके, हाइपर। सो हाइपर से कौन बचाता है? हाइपर मतलब कि ब्लड शुगर का जो लेवल है वो मतलब ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया से कौन बचाता है? इंसुलिन, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। और ग्लूकागॉन जो है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो है खाना खाओगे, ठीक है, तो तुमको जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा शुगर मिल जाता है, ठीक है। और कई टाइम में तो इन सम केसेस ग्लूकागॉन का जो सिक्रेशन है वो बंद हो जाता है, और इन सम केसेस ये कम हो जाता है, ठीक है। और इंसुलिन जो है उसका सीक्रेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा शुगर मिल जाता है अपने बॉडी को, और उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये जो है ये लीड करता है किसको? डायबिटीज़ को, ओके। तो देख लेते हैं हम क्या है इसका इंसुलिन का डाइजेशन में, पैनक्रियाज का डाइजेशन में रोल। तो पैनक्रियाज बेसिकली
तीन एंजाइम सीक्रेट करता है पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास जो है वो तीन एंजाइम सीक्रेट करता है, दैट इज ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। तो हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ये एमाइलेज यहाँ पे भी सीक्रेट होता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कैसे? जो हमने प्रीवियसली देखा कि पेप्सिन जो है, पेप्सिन जो है वो कुछ प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टॉन्स में इंटरमीडिएट स्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो है ट्रिप्सिन जो है फर्दर डाइजेशन की प्रोसेस करता है। कैसे? ये जो पेप्टॉन्स होते हैं उनको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। लाइपेज जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को। ओके, फैट को फैलाने का काम किसने किया था? वो जो है लीवर के सॉल्ट्स ने किया था। ठीक है, लीवर से जो सॉल्ट्स किए, बाइल सॉल्ट्स थे, वो जो है उसने फैट को फैलाने का काम किया, और ये जो है ये ब्रेक डाउन करेगा। कैसे? ये जो है फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा। ये जो है लाइपेज जो है वो फैट को, जो हम अगर केमिकल इसका कंस्टिट्यूएंट देखें तो फिर ये है कि ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होता है। ट्राइग्लिसराइड जो हम फैट लेते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होता है। तो उनको जो है वो तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में, ओके, तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स में और एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। ठीक है, ये फाइनल ब्रेकडाउन है इसका फैट का। ओके, लाइपेज के थ्रू। एंड अमाइलेज स्टार्च को ये डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट डाइजेशन है स्टार्च की वो तो माउथ में हो नहीं पाती, स्टमक तो इनएक्टिव कर देता है, तो यहाँ पे भी होता है अमाइलेज। ओके, और उसके बाद फर्दर चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पे है, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देख लेते हैं। डुओडेनम हो गया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज दैट जेजुनम। तो ये जो है ये नेक्स्ट पार्ट है डुओडेनम के बाद का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि 2 से ये लगभग 2 से 3 मीटर तक लगभग होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो लगभग छोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, वही। तो इसीलिए जो है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ओके, और ये जो है लगभग 6 से 7 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अकेले यही। और उसके बाद जेजुनम के बाद आता है लास्ट में इलियम। ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसका, लास्ट वाला पोर्शन मतलब इसके बाद 2 से 3 मीटर हो गया, 2 से 3 मीटर के बाद जो होता है इलियम शुरू हो जाता है। और इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और सबसे लंबा पार्ट है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का हम कुछ बता देते हैं आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं कुछ और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, कॉमन सक्कस एंटेरिकस। ओके, तो सक्कस एंटेरिकस मतलब वो मॉलिक्यूल्स, वो एंजाइम्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में भी ग्लैंड होते हैं, तो वो जो है वो सक्कस एंटेरिकस मतलब डाइजेस्टिव जूस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करता है। उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं और ये जो है फाइनल प्रोसीजर होता है किसका? डाइजेशन का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ देख लेते हैं हम क्या क्या रहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें विली प्रोवाइडेड होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, और फिर लेंटिसेल्स
लिम्फ के कैपिलरीज भी होते हैं, लिम्फ वेसल सुने होंगे, लिम्फ। ओके, तो लिम्फ के कैपिलरीज भी यहाँ पे होते हैं, और फिर ब्लड वेसल के कैपिलरीज भी यहाँ पे होते हैं। और फिर यहाँ पे जो विली है वो सभी जानते हैं, विली जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है इसका, ऐसे, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा जल्दी हो सके, डाइजेशन ज़्यादा जल्दी हो सके। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 यहाँ पे जो है हमको सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। जो विटामिन B12 है वो लास्ट पोर्शन में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, इलियम के लास्ट जो पोर्शन होता है उसमें जो होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ओके, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जब होता है तो लास्ट में, एंड में इसीलिए होता है क्योंकि बीच में जो होता है वो ये ई कोली, एस्केरिकिया कोली नाम के किसी बैक्टीरिया से ये जो है ये विटामिन B12 एस्केरिकिया कोली नाम के बैक्टीरिया से मैन्युफैक्चर होता है। और ये जो एस्केरिकिया कोली बैक्टीरिया है वो अपने इंटेस्टाइन में रहता है। कैसे? सिम्बायोसिस करके। सिम्बायोसिस मतलब इसको ये कुछ फूड पार्टिकल्स आते हैं, जो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसको ये अपने लिए यूज़ करता है और बदले में हमको विटामिन B12 देता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और उसके बाद ये हो ही गया लगभग। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं एंडिंग दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे होता है, और फिर यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट पोर्शन है, फिर हाँ, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन लगभग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ, उसका एंड हो गया। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग हुई और लार्ज इंटेस्टाइन शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं सैकम। ओके, एंड देयर आर कॉलन्स। यहाँ पे कॉलन है, इसको बोलते हैं कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन। और फिर नीचे उतरते समय तो ये हो जाएगा असेंडिंग कॉलन, ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल कॉलन, एंड दिस इज डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका 6 सेंटीमीटर लगभग इसका क्या बोलते हैं डायमीटर होता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है सैकम के इस साइड, उसको बोलते हैं हम अपेंडिक्स बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये बोला जाता है कि किसी ज़माने में ये जो इसकी हिस्ट्री है वो ये बोली जाती है कि किसी ज़माने में ये एक्टिवेट रहता था हमारे बॉडी में, और ये जो है ये ग्रास को डाइजेस्ट करता है, मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता था ये वाला ऑर्गन। इसकी वजह से हम सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते थे। तो ये बताता है कि कभी किसी ज़माने में हम भी घास खाया करते थे, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सब फूड को डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन जो बच गया वेस्ट रिमेनेंट्स, ठीक है, फिसिस फीकल मटेरियल बोलते हैं उसको, फिसिस यही स्पेलिंग होता है। ओके, तो वो जो फिसिस बच जाती है वो इधर आ जाती है, और फिसिस जो है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से पास करती है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। जब वाटर की फिसिस में वाटर कितनी क्वांटिटी में है, वाटर का लेवल जो है वो डिसाइड होता है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे रेक्टम एक पोर्शन आता है, यहाँ पे जो स्टोर होता है, फिर एनस। ओके, एनस से एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ पे लास्ट में जो पोर्शन आएगा वो होता है एनस। ओके, रेक्टम में स्टोर होगा, इसको लेबल कर देते हैं रेक्टम, एंड द लास्ट पोर्शन इज एनस। और यहाँ पे फिर से एक एनल स्पिंक्टर होता है, यहाँ पे एक एनल स्पिंक्टर होता है, जो कि यहाँ ये जो फीकल मटेरियल है उसकी एंट्री और एग्जिट को, मतलब उसकी एग्जिट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फिर से एक स्पिंक्टर होता है। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक ठोको भाई, नहीं लगे तो क्या ही कर सकते हैं। और मुझे पता है अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर तुम्हें जाने का तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
चलो भाई निकलो, पहली फुर्सत में निकलो आप।